May I come in, sir? Yes, please do. नमस्ते सर। Good morning. Take your seat. थैंक यू सर। आप पूर्ति यादव। यस सर। पूर्ति, आप कंफर्टेबल हैं हिंदी में? यस सर। हिंदी ही आपका माध्यम रहेगा Yes, साक्षात्कार के लिए? ओके। पूर्ति, आप लोगों ने महसूस तो किया ही होगा कि हम लोग तमाम कोविड सावधानियों को बरत रहे हैं और इस Yes, वजह से आपकी जो कुर्सी है वो इतनी दूरी पर लगाई गई है कि आप सुरक्षित महसूस करें। यस ठीक है, इसलिए अगर आप चाहें तो मास्क हटा सकती हैं, क्योंकि आप, मेरे ख्याल से आप सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। यस। ठीक है, हटा लीजिए, पूरी तरह से उतार लीजिए, ओके सर। सहज महसूस करेंगी। Yes, ठीक है ना? और आपको खुद तो किसी किस्म के कोई लक्षण नहीं है? नो सर। पक्का? यस सर। चलिए तो फिर बातचीत शुरू करें। यस। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बिना अपने फिर से अपने नाम को दोहराए हुए या अपनी जाति या धर्म, अपनी पहचान को व्यक्त किए बिना अपना परिचय दीजिए। सर, मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मैंने 10th 12th अपने गृह जनपद से किया है, अयोध्या से। मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में किया है। आपने ग्रेजुएशन किस साल में किया, किस कॉलेज से किया? मैंने ग्रेजुएशन 2014 में कंप्लीट किया है और मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन है मेरा। आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स से? यस सर। किस कॉलेज से? आईपी कॉलेज फॉर वुमेन, ये दिल्ली में है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप आईपी कॉलेज से दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में करके आती हैं? यस सर। और उसके बाद फिर आप कुछ नहीं करती हैं? सर आईपी उसके कॉलेज, बाद आपको तो प्लेसमेंट ही हो जाता अगर आप कोशिश करते। यस सर। पर उसके बाद फिर दिल्ली में रहते हुए फिर सिविल सेवा के प्रति मेरा रुझान बढ़ा। तो फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली मतलब सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। फिर मतलब उसके बाद से तैयारी ही कर रहे थे। फिर यूपी पीसीएस में कई पोस्ट सब्जेक्ट वाइज होती है, तो फिर मैंने सोशियोलॉजी से एमए किया। और आप फिलहाल किन पदों के लिए आपकी वरीयता क्या सर, है? लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के। केवल लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर ही आपका पद है? यस सर। आपने सामान्य पदों के लिए नहीं किया? नो सर। गुड। और सोशियोलॉजी आपका विषय रहा है? नो सर, ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री रहा है। इतिहास रहा है। अब तो आपका इकोनॉमिक्स आपका विषय हुआ, सोशियोलॉजी आपका विषय हुआ और इतिहास आपका विषय हुआ, और लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर आपका पद हुआ। यस। मुझे बताइए कि जो श्रम कानूनों पर हाल में विवाद हुआ है, यस और सामान्यतः इंटरनेशनली ये राय बन रही है और भारत में भी, कि भारत सरकार ने, भारत की राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने कोविड का फायदा उठाते हुए श्रमिकों के कानून, जो श्रमिकों के जो अधिकार थे उनको स्थगित कर दिया है। आपकी ईमानदार राय क्या है? सर, मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले उनके काम के घंटे बढ़ाए, उनके ओवर टाइम कम हुआ, जितने भी सुरक्षाएं उनको पास उपलब्ध थी जो उन्होंने 70 साल में हासिल की थी संघर्ष से, वो सब की सब लगभग छीन ली गई। न्यूनतम वेतन तक छीन लिया गया। सर, सरकार जो भी करती है वल्नरेबल ग्रुप के फायदे के लिए करती ऐसा है। मानने का क्या आधार है? सर, क्योंकि वो जनता ही उनको आपने चुन के इकोनॉमी भी जाती पढ़ी है। है, आपने सोशियोलॉजी भी पढ़ी, आपने एक विशेष वाक्य दिया, आपने कहा सरकारें जो कुछ करती हैं श्रमिकों के फायदे में, मतलब वल्नरेबल ग्रुप के फायदे के लिए क्यों? करती यहाँ है। तो साफ साफ लग रहा है कि पूंजीपतियों और कारखानेदारों के फायदे के लिए किया है। सर, अगर कैपिटल मतलब उद्योग अगर फायदे में होते हैं, उद्योगपति अगर फायदे में होते हैं, उससे क्या फायदा? उद्योग अगर उद्योग प्रोडक्शन हो रहा है तो श्रमिकों को भी वो मतलब फायदा होता है ना, रोजगार बढ़ेगा। 8 घंटे की शिफ्ट को बढ़ा के 12 घंटे करने से श्रमिकों को क्या फायदा होगा? सर, पर उसके लिए तो उनके एक्स्ट्रा पैसा भी तो दिया जा रहा है। वो तो पहले भी दिया जाता था, उससे कम कर दिया गया। अब की बार जो सर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था कि जो है कहते हैं, जो अगर वो लोग ओवर टाइम करते हैं तो उनको उनकी वेतन से दुगना पैसा दिया जाने का प्रावधान किया गया है। उसी को कम किया गया है। पहले दोगुना दिया जाता था, अब उसको शिफ्ट में मान लिया गया है। सर एनीवे, मुझे बताइए कौन कौन से कानून हैं जो लेबर कोड में निरस्त कर दिए गए हैं? सॉरी समय याद नहीं आ रहा है। अभी याद नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। मुझे बताइए श्रमिक की परिभाषा क्या है? जो अपने सॉरी सर, पूरी एग्जैक्ट परिभाषा तो नहीं आ रही, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वो हम बता दें। आप तो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर बनना चाहती है ना, तो कुछ पढ़ा होगा इतिहास में। इतिहास आपका विषय है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अगर हम देखें तो उसमें श्रमिक आंदोलनों का की क्या भूमिका थी? सर, स्वतंत्रता आंदोलन में जो है श्रमिक जब महात्मा गांधी का पीरियड, जब गांधी युग आता है, तो उसके बाद जो नेशनल मूवमेंट का प्रसार होता है, वो
वो ग्रामीण क्षेत्रों में से जोड़ते हैं, जिनकी उनकी भूमिका बढ़ती है आंदोलन में। और सर श्रमिक वर्ग 1857 में जैसे किसान तो नहीं उतना पार्टिसिपेट किए थे, पर मजदूरों के लिए, और फिर आगे अंबेडकर जी ने फिर श्रमिकों के लिए। चलिए मत परेशान होइए, कोई चिंता की बात नहीं। भारत में कब से ट्रेड यूनियन बनना शुरू होती है? ट्रेड यूनियन 1920 से। कोई विशेष कानून था जो अनुमति देता है? आयटक बना था। क्या बना था? श्रमिकों के लिए एक श्रम कानून बना था 1881 में, रिपन के समय में श्रम अधिनियम, कारखाना अधिनियम बना था, जिसमें बाल श्रम के लिए प्रावधान था कि बाल श्रम स्त्रियों के। कोई बात नहीं पूर्ति, सर आप पूछें। पूर्ति, आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है ना? मुझे ये बताइए, आजकल के शेप्ड रिकवरी और वी शेप्ड रिकवरी की बड़ी चर्चा है। यस सर। क्या है ये वी शेप? वी शेप रिकवरी में है कि पहले जैसे अभी डिक्रीज हुआ था -20, जैसे इकोनॉमिक जीडीपी डिक्रीज हुई थी, उसके बाद -7 पे आ गई थी, तो थोड़ा सा इंक्रीज, मतलब पहले थोड़ा सा डिक्रीज होके फिर उसमें इंक्रीजमेंट हो जाए तो तुरंत इंक्रीज हो जाए? नहीं सर, कुछ टाइम पीरियड। अच्छा, तो के शेप्ड रिकवरी क्या है? सॉरी सर, के शेप के बारे में नहीं पता। अच्छा, कोई बात नहीं। आप उत्तर प्रदेश में किस जिले से आती हैं? अयोध्या। अयोध्या। तो पहले इसका नाम फैजाबाद था, अब नाम बदलकर अयोध्या हो गया। इससे क्या फायदा हुआ? सर अयोध्या, सर इससे यही फायदा कि अयोध्या जैसे एक ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से इसकी मान्यता थी, और एक विवादित क्षेत्र भी रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए क्या लाभ हुआ इससे? एक पर्यटक स्थल, और जैसे इसकी पहचान मतलब दूर दूर तक अयोध्या के नाम से फेमस था। अच्छा, तो इसकी कुछ आर्थिक लाभ होगा कि नहीं होगा इससे? पर्यटन बढ़ेगा तो आर्थिक लाभ तो होगा। ठीक है, ठीक है। मुझे ये बताइए, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी समस्या है, पोल्यूशन, है ना? इसी संदर्भ में फोटोकेमिकल स्मॉग एक टर्म आता है, क्या है ये? नहीं, प्रकाश रासायनिक धूम्र नहीं सुना आपने? सर सुना तो है नाम, पर एग्जैक्ट सर अच्छा, नहीं आ रहा है। आपका वैकल्पिक विषय क्या इतिहास है ना? यस सर। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसा जब हम लोग जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसा देखते हैं कि पूर्वी भारत का इतिहास का वो महत्व नहीं दिया जाता है, या जैसे उत्तर पूर्वी भारत का जैसा होना चाहिए। आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं? या दक्षिण भारत भी कुछ इग्नोर रहता है? इतिहास में उत्तर भारत का ज़्यादा महत्व है? नहीं सर, उत्तर भारत में आक्रमणकारी अधिक आए थे तो इसलिए उसका मत, लेकिन ऐसा नहीं मान सकते कि इतिहास में दक्षिण भारत या पूर्वी भारत का कोई महत्व नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आसाम से किसी एक ऐतिहासिक पर्सनालिटी का नाम बताइए। यस सर। जिसके मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, जिसके नाम पर एनडीए में बेस्ट कैडेट को मेडल भी मिलता है। सॉरी सर, इस सब नाम नहीं उनका याद आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि चोल और पांड्यन किंगडम्स के बारे में आपने सुना ही होगा। यस सर। तो कौन सी नदियाँ महत्वपूर्ण रही चोल साम्राज्य के लिए और पांड्यन के लिए? चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में कावेरी नदी के पास था, तुंगभद्रा नदी उसका वो जो दोआब क्षेत्र था, तो कावेरी नदी, और उसके कृष्णा नदी तो ऊपर हो गई, कावेरी नदी। और पांड्यन? जो पांड्य उसके नीचे। पढ़ा है इसके बारे में कि नहीं? यस सर, पढ़ा। पांड्य के पास कावेरी नदी और चोल साम्राज्य के पास कृष्णा नदी। नहीं, चोल कावेरी आप सही बता रही थी, और पांड्यन के लिए वैगई नदी। यस। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश में आपको कैरियर अपना बनाना है, उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी जिलों का नाम बता दीजिए। सर सबसे दक्षिण में है तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश? अच्छा सॉरी सर, अभी मेरे दिमाग में कावेरी वही चल रहा था, सॉरी सर। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण में ललितपुर। ललितपुर है कि सोनभद्र है? ललितपुर सर नीचे ऐसे बना हुआ है, तो मुझे लगता है ललितपुर होना चाहिए। अच्छा, चलिए और बताइए। सर पूरब में इधर बहराइच नहीं, वो बलिया, सब बलिया होना चाहिए। चलिए ठीक है सर। पूर्ति, आप
बता सकती हैं कि विधान परिषद यस और राज्यसभा, यस सर। इन दोनों में शक्तिशाली कौन है? सर राज्यसभा। किस तरह से ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देती है विधान परिषद की तुलना में? सर विधान परिषद का गठन सारे राज्यों में नहीं हो मतलब संसद कानून बनाए तो बन सकता है, लेकिन राज्यसभा तो एक मतलब स्थायी संस्था है। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? सर राज्यसभा के पास शक्तियां भी विधानसभा की तुलना में अधिक है। शक्तियाँ क्या क्या अधिक हैं? सर राज्यसभा का जो प्रमुख होता है उपराष्ट्रपति होता है, और धन विधेयक के अलावा समान विधेयक पे उसको लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हुई हैं। समान शक्तियाँ प्राप्त हैं? अच्छा बताइए, कोई साधारण विधेयक अगर लोकसभा से पारित हो जाता है तो राज्यसभा के पास क्या क्या विकल्प होते हैं उसके संदर्भ में? सर उसके पास या फिर उसको स्वीकार कर सकता है, या फिर उसको अस्वीकार कर सकता है, या फिर उसको पुनः संशोधन अगर के लिए। अस्वीकार कर दे तो क्या होगा? सर एक बार अगर अस्वीकार कर देता है फिर लोकसभा में जाता है, अगर लोकसभा फिर पुनः पारित करके उसके पास भेजता है तो उसको पास करना। राज्यसभा को? यस सर, मुझे अभी तक यही याद आ रहा है। राज्य फिर बराबर शक्ति कहाँ रह गई? और ये विधान परिषद के पास है। चलिए अच्छा, विधान परिषद का जो गठन किया जाता है उसकी प्रक्रिया बता दीजिए। विधान परिषद का जो गठन, सर जो विधानसभा के, सॉरी सर पूरा अच्छे से याद नहीं आ रहा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अभी अमेरिका में आपने सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग लगाया गया था। यस सर। भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग के आधार क्या क्या हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग के आधार क्या क्या होते हैं? सिर्फ आधार बताइए। सर हमारे यहाँ राष्ट्रपति पर अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर महाभियोग का, वहाँ पे कदाचार या अपराध या भ्रष्टाचार में भी लिप्त होता है तो भी उनके ऊपर महाभियोग का। कितने अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग अब तक लाया गया? सर जो मुझे याद आ रहा है एक लोग और थे जिनके ऊपर महाभियोग, मुझे अभी तक जो याद आ रहा है। किसी राष्ट्रपति पर 2 बार महाभियोग लगाया गया? सर ये नहीं याद आ रहा है। अच्छा चलिए। अच्छा ये बताइए, भारत की पड़ोस प्रथम नीति, इसके बारे में कुछ जानती हैं? यस सर। क्या है? पड़ोस पर कि अपने पड़ोसी को प्रथम प्राथमिकता देना, उनके आपदा या फिर उनके ऊपर कोई समस्या आया है उनके विकास को प्रायोरिटी देना। लुक ईस्ट पॉलिसी। इससे क्या भारत को फायदा होगा? इससे भारत चीन जो भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, चीन की जो कूटनीति है उसको काउंटर करने के लिए, और भारत एक एशिया का एक शक्तिशाली मतलब बड़ा देश भी है, तो उसको अगर पड़ोसी देश सर संपन्न होंगे, वहाँ शांति होगी तो भारत की आंतरिक सुरक्षा भी सुरक्षित होगी और इससे सर यही फायदा लगा और आर्थिक विकास भी होगा। ओके पूर्ति, आप लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर बनना चाहती हैं। यस सर। कल्पना कीजिए कि आपको एक नियुक्ति करनी है। ठीक है, आप ही ने तय करना है कि किसे नौकरी दी जाए नहीं, और इंटरव्यू के बाद फाइनली आप 2 लोगों की सूची बनाती हैं। दोनों की तमाम चीज़ें एक जैसी हैं, तमाम चीज़ें एक जैसी हैं, बस अंतर ये है कि उनमें से एक पुरुष है और एक स्त्री है। अब आपको फैसला केवल इस आधार पर लेना है कि पुरुष को दिया जाए नौकरी या स्त्री को दी जाए, बाकी सब चीज़ें समान है। आप किसे नौकरी देंगे? सर महिला को। क्यों? सर जहाँ तक मेरा मालूम उस समय किसको देने से समाज को या फायदा होगा। अगर एक महिला आगे बढ़ती है तो उससे मुझे लगता है समाज या उसका एक महिला विकास भी मतलब कई लोगों को प्रेरित भी करेगी, और महिला अगर नौकरी करती है तो अपने बच्चों को और समाज को अच्छा संदेश जाता है कि लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि महिलाओं को पढ़ाओ, उनको नौकरी दो, उनको शिक्षित करो। और महिलाओं के प्रति जो सर अत्याचार होता है तो उससे भी मतलब महिलाएं जब आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो वो सबसे बड़ा मतलब अच्छा होता है कि वो तब उनके प्रति जो अत्याचार हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, उसमें तभी कमी की जा सकती है जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। ठीक है पूर्ति, आपसे बात करके हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते सर।
टेक यू सीट पूर्ति। जी पूर्ति, आपके हिसाब से आपका इंटरव्यू किन एरियाज में ठीक है, कहाँ आपको लगता है कि सर अभी थोड़ा सा सर और तैयारी नॉलेज करनी- की कमी लग रही है, नॉलेज बहुत की कमी ज़्यादा। लग रही है। इसके अलावा कम्युनिकेशन कैसा है आपका? कम्युनिकेशन में मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये वर्ड बहुत ज़्यादा से रुक जा रहे हैं, फ्लुएंसी देखिए ये नहीं सब है। तब होता है जब आप एक तो आत्मविश्वास का इशू होता है इसमें, और दूसरा तब जबकि आप दरअसल इन शब्दों का इस्तेमाल करके मन ही मन सटीक शब्द खोज रहे होते हैं। हाँ सर, ये बात समझ? अगर मान लीजिए आप बोलते हैं मतलब वो है ना, तो दरअसल दिमाग का एक हिस्सा इन शब्दों को सामने रख रहा है चतुराई से, और दूसरा हिस्सा जो है वो आगे बोलने के लिए सामग्री खोज रहा है। ठीक है, ये वो मेथड होता है। तो ये मूलतः कॉन्फिडेंस हैंडलिंग से सुधर जाता है सामान्यतः। देखिए आप अच्छी कैंडिडेट हैं, आपकी एंट्री अच्छी है, आप सौम्य दिखाई देती हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, प्रामाणिक दिखाई देती है। हालांकि आप लगातार इंटरव्यू में थोड़ा सा डरी हुई दिखाई दे रही है, एक तरह का सहमापन दिखाई दे रहा है जो आपकी परफॉर्मेंस को दबा रहा है। ठीक है ना? तो मेरी सलाह क्या रहेगी? बिंदास प्रसन्न होकर इंटरव्यू दीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तैयारी जितनी होगी अच्छी बात है। आप लेबर एनफोर्समेंट के लिए जा रहे हैं तो लेबर वाले हिस्से को थोड़ा और अच्छे से पढ़ लीजिए। यस सर। ठीक है ना? वो काम आएगा। इतिहास भी उसका पढ़ लीजिए और उसका वर्तमान भी पढ़ लीजिए। जितना समय आपके पास है Yes, उसका sir. बेहतर इस्तेमाल आप करेंगे। वैसे आपकी एंट्री अच्छी है, सिटिंग पोस्चर अच्छा है, वॉइस लेवल थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो फायदा होगा। ओके सर। आपकी एक विशिष्ट शैली है उत्तर देने की, जिसमें उत्तर देने की बजाय मैं उसको हमेशा बोलता हूँ उत्तर पूछने जैसा लगता है। आप समझ रहे हैं? एक होता है उत्तर देना, सवाल पूछा जाता है, उत्तर दिया जाता है। आप क्या करती हैं? आप उत्तर पूछती हैं, जिसका मतलब इसका भाव होता है कि मैं ठीक हूं ना सर। ठीक है ना? आप समझ पा रहे हैं? Okay. तो उत्तर को कॉन्फिडेंस के साथ कंक्लूडिंग टोन में बोलिए, सर ऐसा होता है। ठीक है, बजाय ऐसा सर ऐसा होता है। आप समझ पा रहे हैं? उसमें टोन ये है कि जैसे कि आप श्रोता से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको रियायत देते हुए मान ले कि ऐसा होता है। यस। ठीक है ना? तो आपको नहीं उत्तर पूछना नहीं है, उत्तर देना है। ओके सर। आप समझ पा रही हैं? Yes, उसको sir. कॉन्फिडेंस के साथ क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरह दीजिए। ओके सर। बाकी चीज़ें सामान्यतः ठीक है, आपको थोड़ा सा सहमापन कम करना है। हैंड मूवमेंट आपका रेस्ट्रिक्टेड है, आई कांटेक्ट में परेशानी नहीं है, फ्लो थोड़ा सा हिचकिचाहट एक आध जगह पर दिखाई दे रही है। बाकी चीज़ें जनरली ठीक हैं। तो करना क्या है? आवाज़ ऊंची करनी है, ओके। उत्तर देने की शैली ठीक करनी है, थोड़ा सा तैयारी कर लेनी है। ओके सर। ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।